तो चलो, आज की क्लास जो है वो बेस्ड है पीरियोडिक टेबल पे। तो नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में देखो हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताएगा क्या क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग बेसिकली अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो यहाँ पर हमको सिर्फ सिस्टमैटिक स्टडी को समझना है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनके आधार पे उनके हम सिस्टमैटिक पोजिशनिंग को देखेंगे, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेंगे। जिस तरीके से बैचेस बनते हैं ना, बैचेस बन रहे हैं, A1 बैच है, A2 बैच है, A1 स्टार बैच है। क्यों बन रहा है? एक तरीके से हमने कैटेगराइज किया कुछ चीजों को। जो चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट से मिल रही थी, तो हमने उसको कैटेगराइज कर दिया। वैसे हमने एलिमेंट्स को भी कैटेगराइज किया है। वैसे हमने एलिमेंट्स को भी कैटेगराइज किया है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस टाइप के हैं, ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस टाइप के हैं, ये सब एक जैसे हैं, ये सब अलग जैसे हैं। तो यही जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम किसमें पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल में। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 118 एलिमेंट है, स्टार लगा के, एस्ट्रिस्क लगा करके 118 एलिमेंट है, क्योंकि काउंट कभी बढ़ सकता है, काउंट बढ़ सकता है। और ये जो एलिमेंट है ये मिक्स है, मिक्स एलिमेंट है, जो नेचर में पाए भी जाते हैं और जो मैनमेड भी हैं, यानी जो नेचुरली अगर करते हैं और जो हमारे द्वारा बनाए गए एलिमेंट्स हैं, उन सबको मिला के टोटल 118 एलिमेंट है। हाँ, 118 एलिमेंट है। तो जो भी 118 एलिमेंट को याद करना, सोचो कितना मुश्किल टास्क है। अगर हम बात करें स्टडी करने की और हम तुमको एक एलिमेंट ही दे दे स्टडी करने को कि इसके बारे में सब चीज पता करो, तो भी तुमको कई साल लग जाएंगे उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज निकालने में। लगेगा कि नहीं लगेगा? समय लगेगा। अब सोचो अगर 118 एलिमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज हर एक इंसान को याद करनी है तो कितनी दिक्कत होगी? बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करते हैं, हम 118 एलिमेंट के अगर हमको स्पेसिफिक अलग अलग पूरी नॉलेज लेनी हो तो उसमें कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। सोचो तो कितना मुश्किल है उसको याद करना। तो हमने क्या किया, हमने एक जैसे एलिमेंट्स को एक साथ कैटेगराइज किया, कोशिश किया कि एक जैसे एलिमेंट को हम लोग एक साथ कैटेगराइज करें। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया गया, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया गया। ये हमारा इस तरीके से हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो चला। तो शुरुआत बहुत पहले हुई थी। शुरुआत पे जाने से पहले थोड़ी सी और बात देख रहे थे। एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हमने देख लिया पहले से। तो पहले जो क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था, वो एटॉमिक मास के बेसिस पे था। वो बाद में जाके अभी जो इम्प्रूव्ड हमारा टेबल है, पीरियोडिक टेबल, इसको एमपीटी कहते हैं, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वहां पर किसके बेसिस पे आ गया? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आ गया। शुरुआत हुई थी एटॉमिक वेट से, आ कहाँ गया? एटॉमिक नंबर तक। तो ऐसी चीजें प्रोग्रेस की हैं। अब धीरे धीरे जो प्रोग्रेशन हुआ उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो, अगर अभी तुम बात करो पीरियोडिक टेबल, जब भी दिमाग में आता है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता होगा। देखो ऐसा कुछ आता है पीरियोडिक टेबल दिमाग में, ऐसे कुछ आता है ना। तो सबसे पहला सवाल कभी दिमाग में ये नहीं उठता कि पीरियोडिक टेबल, ये वैसे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। तो कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि क्यों भैया ये ऐसे ही बना हुआ है, क्यों हमने इसको गोकुलधाम सोसाइटी बना के रखा है, एक विंग है दूसरा विंग है, क्या जरूरत थी ऐसे इसको बनाने की? क्यों नहीं हमने इसको एक ऐसे, बस ऐसे एक बॉक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दिया? क्यों नहीं हमने ऐसा किया? क्यों नहीं रोज और कॉलम हमने ऐसे बना दिए? या फिर क्यों नहीं इसको हमने एक ऐसे अर्थ की तरह गोल सा बना के डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, या कुछ ऐसा शेप? यानी क्यों हमने सिर्फ यही शेप दिया, इसके अलावा कोई दूसरा शेप क्यों नहीं दिया? क्यों इस तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया? क्या कभी ये दिमाग में आया? अच्छा, सोचो। अब देखो, चूंकि हमें अभी ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। देखो अभी मैंने तुम लोग को बता दिया इसका कारण, इसका कारण मैंने तुम लोग को बता दिया। हमें क्या करना था, हमें सेम एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करना था, सेम एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करना था। सेम एलिमेंट्स तो बहुत तरीके से हो सकती थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए हो, वहां से तुम्हें पता चल गया बहुत सारे एलिमेंट में सबसे आखिरी वैलेंस शेल, सब शेल एस रहता है। कई में वो क्या होता है, पी होता है, कई में डी होता है, कई में एफ होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पर आ रहा है कि वैलेंस शेल ही, वैलेंस सब शेल अलग अलग है। कहीं एस में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं पी में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं डी में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं एफ में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हो रहा है ना ऐसा? ये बात क्लियर है? किसको 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 नहीं, ये बताओ। एग्जाम्पल देखो, सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, किस में आया है? थर्ड शेल के
एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आया, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, तो वही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में आया है। ऐसे ही मान लो कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, नाइट्रोजन ले लो, 2p3 आया है, उसमें p में आखिरी इलेक्ट्रॉन आया है। तो इस तरीके से क्लासिफाई किया हमने चार चार क्या क्राइटेरिया किया, ये चार हम लोग के बने ब्लॉक्स। तो ये बने हमारे चार ब्लॉक्स, ये हमारे क्या बने, चार ब्लॉक्स। समझ लो चार ब्लॉक कैसे बने भैया, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है उस तरीके चार ब्लॉक बने। फिर हमने डिफरेंट एलिमेंट को कैटेगराइज किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चल रही है, ये आगे की बात मैं बता रहा हूं, पर तुमको मैं समझाने के लिए, क्योंकि इसको तुम लोग डेली देखते रहते हो, तो क्यों ऐसा रखा गया इसको, ये मैं समझा रहा हूं तुम लोग को। उसके बाद और क्या बचा इसके बाद, इसके बाद हमने इस फॉर्म पे इसको कर लिया क्लासिफाई। फिर हमने निकाला कितने एलिमेंट के पास ये चीजें आ रही हैं, जितने एलिमेंट पास चीजें आ रही हैं वो डिफरेंट ब्लॉक्स में भरे जाएंगे, होगा। अब कौन सा ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है ये भी तुम्हें देखना था। जैसे देखो डी कब आएगा, डी हमेशा 3 में आएगा, थर्ड शेल में। तो ये जो पी की जो सीधे दिख रही है यहां पर, ये यहां पे उठ नहीं सकती थी, क्योंकि डी शेल ही नहीं था हमारे पास। डी सब शेल आ ही नहीं रहा था ना 3 से पहले, वो तो 3 से आना शुरू होगा। और 3 भरेगा कब, जब 4 भर जाएगा। 3 भरेगा कब, जब 4s भर जाएगा, तब 3D में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। तो यहां पर ये गैप बनना तो स्वाभाविक था ना। समझ में आ रहा है ना कि क्यों चीजें चल रही हैं। उस तरीके से फिर पी में आ जाओ। अब पी में चीज एलिमेंट हमने भरा, हमने देखा, तो हमें ये ऑर्डर तो मिल गया, तो ये चीजें तो जस्टिफाई हो गई ना जस्टिफाई, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी भी इनकी सेम थी, केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी सेम थी। यहां तक बात हो गया। अब इसके आगे क्या हुआ देखो, अब हमने देख लिया किस तरीके से क्लासिफाई हो रहा है इसके बेसिस पे और नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस से। फिर उसके बाद ये बच गया, ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स थे, ये लेंथेनाइड और एक्टिनोइड थे, ये किस में आती है, ये 4f में, 4f और 5f, 4f और 5f सीरीज थी। तो अब इनको भी इन्हीं के अंदर प्लेस करना था। तो जब हम इनको इनकी जगह पे, इस जगह पे जब इनको हम प्लेस कर रहे थे, तो ये सीरीज आगे बढ़ जा रही थी, और सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन से बाकी सबका रिजेक्शन हो जा रहा था, यानी बाकी सब अपनी जगह से हट जा रहे थे। समझ रहे हो, जैसे मान लो इनके बस इंट्रोडक्शन से बाकी सबका प्लेस में दिक्कत हो रही थी, तो हमने क्या किया कि आप रहने दो, अंदर मत आओ, आपके बिना यहाँ पे चीजें सही है, आप बाहर से जाओ और एंजॉय करो, बाहर से देखो, टीपीपी से, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। तो ये क्या, इनको बाहर जगह दी गई। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अभी इन सब के ऊपर और डिटेल में पढ़ाऊंगा तुम लोग को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, प्रॉपर कौन सा किस ग्रुप में कैसे लाई कर रहा है, क्या उसका नंबर, एटॉमिक नंबर होगा, क्या उसका एटॉमिक मास होगा, सब पढ़ाऊंगा जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आप लोग आगे शुरू करेंगे। तो ये समझ में आ गया ना कि क्यों भैया यही स्ट्रक्चर बना अभी जो प्रेजेंट में पीरियोडिक टेबल है जिसको तुम लोग देखते रहते हो, उसका क्यों इस सेम स्ट्रक्चर आया है। तो ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसको, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग को हिस्ट्री समझना पड़ेगा उसका, कि कैसे चलता आया है। जैसे इससे पहला चैप्टर में देखे ना कि शुरुआत इन्होंने की, फिर ड्रॉबैक आया, फिर नई थ्योरी आई, फिर ड्रॉबैक आया, फिर नई थ्योरी आई, फिर ड्रॉबैक आया। तो इस तरीके से काम चला था, वही चीज यहाँ पर भी चलेगा। तो सबसे पहले हिस्टोरिक जो एविडेंस तुम लोग में दिया गया पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने का, उससे पहले थोड़ा सा लिख लो, 2 लाइन लिखो पहले, लिखो डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड, देखो, periodic table may be defined as the table which classifies the elements, as the table which classifies the element, as the table which classifies the elements
in such a way that in such a way that in such a way that elements having similar properties elements having similar properties are grouped are grouped together are grouped together in same vertical columns are grouped together in same vertical columns same vertical columns and dissimilar elements and dissimilar elements and dissimilar elements are separated from one another are separated from one another elements from one another. ठीक है, चलो अब पहला हेडिंग डाल लो, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो बहुत सारे अर्ली अटेम्प्ट्स दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने के लिए. तो सबसे पहला जो अभी हम लोग को पढ़ना है वो है लेबुजियर क्लासिफिकेशन. लिख लो, फर्स्ट है लेबुजियर क्लासिफिकेशन. तो देखो इनका जो क्राइटेरिया था क्लासिफाई करने का डिफरेंट एलिमेंट्स को, वो सिंपली बेस्ड था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स को इन्होंने बांटा था मेटल और नॉन मेटल में. इनके समय में इन्होंने एलिमेंट को किसमें बांटा था, ये एलिमेंट है, एलिमेंट को इन्होंने बांटा था मेटल्स में और दूसरा नॉन मेटल्स में. इनके जो क्लासिफिकेशन थी किसमें थी, एलिमेंट्स को बांटना है हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में. मेटल्स क्या है, विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन. जैसे एक तुम्हारा सोडियम हो गया, सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है, मेटल है. ऐसे ही क्या होगा, मान लो तुमने क्लोरीन ले लो, क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा, क्लोराइड आयन, एनायन है यहाँ ऊपर कैटायन बना था. तो ये क्या थे, मेटल और नॉन मेटल में इन्होंने क्लासिफाई किया था. अब देखो, अब ये तो इनका सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया. इसमें दिक्कत क्या हुई, दिक्कत पहले ही हुआ, पहले एलिमेंट्स कम थे, नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स क्या थे, कम थे, तो ये क्लासिफिकेशन तो काम कर गया. लेकिन बाद में क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज किए, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज किए तो ये क्लासिफिकेशन इनसिग्निफिकेंट हुआ. क्या हुआ, इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कर जाएंगे तो सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चल पाएगा. तो इसका ड्रॉबैक लिख लो, लिखवाना पड़ेगा. इसको नोट डाउन कर लो और इसका वो लिमिटेशन भी नोट डाउन कर लेना. दूसरा, मेटेलॉइड्स भी थे उस समय कुछ, मेटेलॉइड्स पता है ना, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर हो, तब उनको कहाँ प्लेस करें, दिक्कत हो गया था इनके लिए. तो ये दो ड्रॉबैक्स थे इनके, इन दोनों के बारे में लिख लो. अगला लिखो, प्राउस्ट हाइपोथेसिस. प्राउस्ट हाइपोथेसिस सेकेंड वन लिखो. ड्रॉबैक तो मैंने बता दिया ना, पहला ड्रॉबैक क्या था कि पहले एलिमेंट्स कम थे. लिखवा दो, लिख लो, फर्स्ट लिखो, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, ड्रॉबैक में है ये, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस the classification become insignificant. As the number of element increases, the classification became insignificant. Second लिख दो, insignificant या फिर insufficient बोल दो, insufficient लिख लो.
सेकंड लिख लो प्लेसमेंट ऑफ मेटेलॉइड्स। सेकंड लिख लो प्लेसमेंट ऑफ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड कहाँ प्लेस। अब देखो मेटलॉइड आ गया। अब इन्होंने दो तरह के बांटा है, मेटल और नॉन मेटल में। मेटलॉइड क्या होता है? मेटल नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर रखता है, उसको कहाँ प्लेस करोगे? उसका ऑप्शन ही ना था, दो ही ऑप्शन था ना सिर्फ, तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक हो गया इसका। अगला लिखो प्राउस्ट हाइपोथेसिस। प्राउस्ट, PROU, देखो PROUT, प्राउट, प्राउट्स हाइपोथेसिस। प्राउट्स बोलो। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हाइड्रोजन के मल्टीप्लिकेटिव है। यानी इन्होंने ये कहा कि हर एक एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन के मल्टीप्लिकेटिव से बना है। यानी एक में एक हाइड्रोजन है, फिर दूसरे में दो हाइड्रोजन है, तीसरे में तीन हाइड्रोजन है, ऐसे ऐसे अलग अलग एलिमेंट बने हुए हैं। इनके हिसाब से क्या बोला कि हर एक एलिमेंट जो हाइड्रोजन का बना है, बस उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो एलिमेंट ए है तो इसमें एक हाइड्रोजन है। एलिमेंट बी है, वो क्या है, उसमें दो हाइड्रोजन है। एलिमेंट सी है, उसमें तीन हाइड्रोजन है। ट्रिपल एच नहीं है ये, तीन हाइड्रोजन है। एलिमेंट डी है, उसमें क्या है, चार हाइड्रोजन है। इस तरीके से बताया इन्होंने। चलो लिख लो। ही सिंपली अज्यूम दैट, ही सिंपली अज्यूम्ड दैट, इन्होंने सिंपली अज्यूम किया, ही सिंपली अज्यूम दैट all the elements are made up of, all the elements are made up of hydrogen, are made up of hydrogen। सब एलिमेंट किसके बने हैं? हाइड्रोजन के। तो मान लो पहला एलिमेंट, अगर पहले एलिमेंट का मास उतना जितना हाइड्रोजन का है, तो दूसरे एलिमेंट का मास कितना होगा? यानी अगर हम देखिए एटॉमिक वेट की बात करें उस एलिमेंट की, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट के एटॉमिक वेट की बात करें तो वो देखो कैसा होगा। वो मास ऑफ हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा ना, यानी हाइड्रोजन के वेट पे डिपेंड करेगा। अब मान लो एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक गुना, दो है तो दो गुना, तीन है तो तीन गुना, एन है तो एन गुना, यानी एन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन इसके बराबर होगा। क्या होगा? एटॉमिक, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट किसके बराबर होगा? एन इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कितने हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, वो इंटीग्रल होगा। लिख लो इसको। अब देखो दिक्कत, दिक्कत क्या कभी, ड्रॉबैक। अब आएगा ड्रॉबैक, इसको लिखो फिर ड्रॉबैक लिखते हैं इसका। क्या भाई समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा समझ में? नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं होता। क्या क्या दिक्कत है? तो ड्रॉबैक पहला ये है कि हर एक एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन का बना तो नहीं हो सकता। ये बात तो श्योर है। पहला ड्रॉबैक लिख लो, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन। हर एलिमेंट को हाइड्रोजन सब नहीं बना सकते हैं सिर्फ, इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन। दूसरा ड्रॉबैक है, इन्होंने ये कहा कि जो भी ये एटॉमिक वेट आएगा एलिमेंट का, वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा हाइड्रोजन के मास का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एटॉमिक वेट जो वो फ्रैक्शनल भी आते हैं, जैसे क्लोरीन के, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना आता है, 35.5। तो वो तो किसी सूरत हाल में आने वाला नहीं था। तो दूसरा ड्राइवर ड्रॉबैक इनका ये था। चलो दूसरा ड्रॉबैक लिख लो, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट वर नॉट फाउंड
एज द होल नंबर, एज द होल नंबर। एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज द होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन 35.5। ड्रॉबैक लिख लिया, अगला लिखो। तीसरा है डॉबेरिनर, लिखो। हाँ, क्या हो गया? डॉबेरिनर ट्राइड रूल। अगला लिखो डॉबेरिनर ट्राइड रूल। डाबर मैन नहीं है ये। ट्राइड रूल देख लो। अभी तक हम लोग जितने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सब किसके बेसिस पे है? एटॉमिक वेट के बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे। तो देखो डॉबेरिनर ट्राइड ने क्या कहा था, इन्होंने ट्राइड लिया, ट्राइड मतलब तीन एलिमेंट का समूह, तीन एलिमेंट का समूह, तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। इन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट हम लोग लिखते हैं, मान लो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने क्या कहा कि लिथियम है, इसका एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम इसका एटॉमिक मास 39 है। तो उन्होंने ये कहा कि तीन एलिमेंट का अगर हम ग्रुप लें और उसमें से हम पहले और तीसरे एलिमेंट के मासेस को जोड़ दें, मासेस क्या करें, जोड़ दें, जोड़ दें यानी 39 प्लस 7, और उसको हम डिवाइड कर दें 2 से, तो किसके बराबर आएगा? बीच वाले के मास के बराबर आएगा, बीच वाले के मास के बराबर आएगा। और एक और वर्ड उन्होंने यूज किया, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट यानी लगभग बराबर आएगा उसके। डॉबेरिनर ट्राइड ने क्या कहा था कि जो है किसी भी तीन एलिमेंट पे काम नहीं हो पाया, तभी तो फेल हो गए। कुछ सेलेक्टेड पे काम हो पाया, बाकी सब इस चीज को फेल कर रहे थे। यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हर एक एलिमेंट के साथ ही हम लोग नहीं लगा पाए, इनके साथ लग गया। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ देखो, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ देखो। चलो अगर क्लोरीन के मास की बात करें, क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। आयोडीन का मास 127। इन्होंने क्या रूल बताया, दोनों को जोड़ दो, 127 कितना आएगा ये? 81.2, 81.2 आ रहा है देखो, 81.2 आएगा ये। अब देखो ये 81.2 क्या था, इसका मास इन्होंने इस रूल से निकाला, और जो इसका ब्रोमीन का मास होता है कितना होता है? 80 होता है।
आ रहा है ना 81.2, यही आएगा 81.2। तो इसका मास 80 होता है, तो देखो ये भी अप्रोक्सीमेट क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, इसके करीब है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अगला देख लो, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम का देख लो, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम का देख लो, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का मास कितना है 40, बेरियम का मास कितना है 137, इसका मास है। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ो, 40 + 137/2 कितना आ रहा है 88.5। चलो ये आएगा 88.5। और अगर हम स्ट्रोंशियम का मास निकालें तो कितना आता है 87.6। देखो ये भी अप्रोक्सीमेट उसके इक्वल आ रहा है। तो यहां पर तो चीजें ठीक हो गई, लेकिन सारे एलिमेंट के लिए काम नहीं हो पाया, तो ड्रॉबैक लिख लो, ड्रॉबैक लिखो। ए समझ में आ गया ना सबको, ड्रॉबैक लिखो, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज। लिख लो पहले, ये लिखो, ड्रॉबैक लिखो, ड्रॉबैक लिखो, ऑल द नोन एलिमेंट्स, all the known elements could not be arranged in the triad. All the known elements could not be arranged as triad. All the known elements could not be arranged as triad. Second point लिख लो, it is not applicable for D and F block element. It is not applicable for, second point है, it is not applicable for D and F block element, D and F block element and F block element। सब गलत है बाबू, सब गलत है, तभी तो नई थ्योरी आई है। उसको तुमने गलत प्रूफ किया तब ना नया नया आया है बाबू। अगर तुम जो अभी दिया थ्योरी सिर्फ उसको पढ़ोगे, तो तुम उन लोग के, बाकी जो लोग इतने इतना मेहनत किया है उस थ्योरी तक पहुंचाने में, तुमको बिल्कुल जरूरी है। तुमको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दूं कि ये फॉर्मूला होता है तो काम हो जाएगा तुम लोग का। तब तो बोलोगे सर प्रूफ भी बता दीजिए इसका, एक बात तो मैं समझ लूंगी। हिस्ट्री नहीं पता रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, इन सब थ्योरीज की हिस्ट्री जरूरी है। लिखो अगला, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। मैं याद करवा दूंगा तुमको एलिमेंट, आपकी मैं ट्रिक बता दूंगा, तुमको एलिमेंट याद हो जाएगा। अब देखो, हाँ नया रूल है ये, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, चौथा नंबर होगा मेरे ख्याल से। अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या कहता है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ये कहता है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ये कहता है, जैसे ऑक्टेव में होते हैं ना सारे गामा, ऐसे चलता है ना 8 तक, कैसे होता है देखो, नहीं फिर वापस से सा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से एलिमेंट जो हर 8वां एलिमेंट होता है वो पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी रखता है, ये इन्होंने कहा। जिस तरीके से 7 धुन होती हैं, सारे गामा पाधा निशा, वैसे ये मतलब नी तक है, सा तो वापस आ गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही जब हम एलिमेंट्स को भी अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, अभी भी क्या है एटॉमिक वेट है, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो क्या होगा, हर जो 8वां एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी रखेगा पहले वाले एलिमेंट की तरह। हर 8वां एलिमेंट क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी रखेगा 8वें एलिमेंट की तरह। देखते हैं इसको,
ये हो, हाँ लिखना है, सबको लिखना है। हाँ, लिख रहे हो ना? अब देखो ध्यान से, मान लो ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये आठवां सोडियम आ गया, तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। वैसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। कोई दिक्कत इसमें? इसको नोट डाउन कर लो। और एक बात और सुन लो नोट डाउन करने से पहले, इस समय एक बात का तुम लोग ध्यान दे दो, इनर्ट गैसेस को हमने ढूंढा नहीं था। इनर्ट गैसेस हमने ढूंढे नहीं थे, समझ गए ना? तो जब इनर्ट गैसेस को ढूंढा गया, तो देखो पोजीशन में फिर शिफ्ट हो जाएगा, फिर हर आठवां एलिमेंट तो सेम नहीं हो पाएगा, तो वो ड्रॉबैक हो जाएगा इसका भी। तो लिख लो इसको। हाँ, और भी क्या क्या ड्रॉबैक हो सकता है? एक और ड्रॉबैक तुम्हारा हो सकता है कि इस समय तक तो ये सिर्फ कैल्शियम तक तुम्हारा वैलिड है, कैल्शियम के बाद तुम्हारा डी ब्लॉक आ जाएगा, और जब डी ब्लॉक आएगा फिर ये चीज इनवैलिड हो जाएगी। मैंने ये बोला बाबू कि जैसे धुन होती है ना, 7 धुन, वैसे ही एलिमेंट को देखो, जब 7 एलिमेंट को एटॉमिक वेट के नंबर पे एक साथ जो अरेंज करोगे, तो इन सातों की प्रॉपर्टी तो अलग है, लेकिन जो आठवां रहेगा वो पहले से सेम प्रॉपर्टी रखेगा। पहला और आठवां की सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी, वैसे दूसरे और 9वें की सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी, तीसरे और 10वें की सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी। यही इनके कहने का मतलब था, ये था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इनर्ट गैसेस नहीं है ना, तो लिमिटेशन में लिख देना, इस समय तक इनर्ट गैसेस ढूंढे नहीं गए थे। जब इनर्ट गैसेस नहीं थे तो उनको हमने प्लेस नहीं किया था। अरे लिमिटेशन ड्रॉबैक एक ही चीज है। चलो लिखो, बता रहा हूँ, लिखो पहले इसको। ड्रॉबैक लिखो, दिस रूल इज ओनली वैलिड, दिस रूल इज ओनली वैलिड टिल कैल्शियम, वैलिड टिल कैल्शियम, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड, आर फाउंड, and the difference becomes 18, and the difference becomes 18 इंस्टेड ऑफ 8। यानी डी ब्लॉक जब आएगा तो 18 एलिमेंट का फिर डिफरेंस हो जाएगा ना, पहले 8 एलिमेंट के डिफरेंस से तो काम हो जा रहा था, और फिर 18 एलिमेंट के डिफरेंस से हो गए। सेकंड लिख लो, सेकंड क्या है? डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस। और इनर्ट गैसेस के बाद क्या हुआ? अब आठवां एलिमेंट हो गया ना ये, नौवां हो गया मतलब, अब तो आठवां नहीं हुआ, अब तो नौवां हो गया, क्योंकि बीच में इनर्ट गैसेस आ गए, तो वहां पर ये प्रिंसिपल वाला फेल हो गया। तो ये बात समझ में आ गई? चलो, तो हमने ये सारी जो है थ्योरीज पढ़ ली, न्यूलैंड्स तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या क्या बचा? इसके बाद बचा है ये है तुम्हारा लोथर मेयर कर्व, लोथर मेयर कर्व बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैंडलीव्स, और फिर आ जाएंगे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये हम लोग आ जाएंगे फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद क्या होगा, कल का हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको खत्म कर लें, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पे। कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन कर लो।